तो मेरे प्यारे भाइयों एवं सहपाठियों, सोच रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। वैसे हम पढ़ रहे तो सोचे कि आपको भी ज़रूरत पड़ ही जाएगा, तो इसलिए बन दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश मतलब प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिलाल जे कानिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन रहा था? तो वो हो जाएंगे यहाँ पे वाई.बी. चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं ना, उनके पापा जी हैं ये, ठीक, यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ के पापा जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा था? तो सबसे कम समय तक जो आसीन रहा था वो थे कमल नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ये देखिए, ये तब होता है जब ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों का पद अगर खाली रहता है ना, तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति के पद पे रहते हैं। तो ऐसा ही सिचुएशन हुआ था इनमें। तो ये कौन इंसान थे? तो वो थे एच.एम. हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर में, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत की पहली बार त्यागा गया? तो वो कौन थे? इसका हो जाएगा यहाँ पर P.N. भगवती। अरे भाई अच्छा अरे फलना चाहिए, अरे भाई, तो इसका था आंसर A.N. रे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे क्या है, 6 नंबर में, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश थी। अरे पहला न्यायाधीश थी, अभी तक मुख्य न्यायाधीश कोई बनी ही नहीं है महिला में, तो अभी न्यायाधीश ही बनी है, तो वो है फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है, तो वो किसको है? तो राष्ट्रपति कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो ऐसा कौन सा मामला है जो उच्च न्यायालय और ये क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों के अंतर्गत आते हैं? तो वो आता है यहाँ पे मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है तो आराम से समझना है। इसमें उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ 1 2 3 4 ऐसा करके दिया हुआ है, इसमें से पढ़ के हमें देखना है कि कौन इसका सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहता है पहला में, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करें। यानी कि जब कोई राष्ट्रपति अगर परामर्श मांगता है मतलब मांगते हैं उच्चतम न्यायालय से, तो क्या वो ज़बरदस्ती मतलब उसका मन नहीं है कि हम नहीं देंगे परामर्श, तो क्या ज़बरदस्ती होगा क्या? तो ऐसा नहीं है, वो ज़बरदस्ती नहीं परामर्श दे सकता है। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन है हमारा, परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। तो ये सही है, यानी कि जैसा उसमें मतलब उसका मामला रहेगा उस हिसाब से पूरे तरह से सोच विचार कर अपना सुनवाई देगा लेकर के। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर सही है। और देखिए 3 नंबर में है, परामर्श अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है या फिर जो परामर्श दिया है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको माने, क्या ऐसा बाध्य होता है यानी कि ज़बरदस्ती होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अपना काम करती है, वो परामर्श दे सकती है और इसको माने या फिर ना माने ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। अगर नहीं मानेंगे तो भी कोई बात नहीं, अगर मानते हैं तो भी कोई बात नहीं है। ऐसा बहुत सारे ऑप्शन में मतलब ऐसा बहुत सारे ऐसा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं जब हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री कहते हैं, यानी कि पॉलिटी में बैक वाला देखेंगे तब पता चलेगा। ठीक है,
देखिए 4 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। नीचे दिए गए मतलब यहाँ पे एक बार में एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, तो ऐसा कोई नहीं है। एक बार में एक ही नहीं, एक से ज़्यादा भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 सही था और 3 नंबर सही था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 3 यहाँ पे है, सी नंबर सही है। ठीक है, दोनों में से किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। यानी कि देखिए अभिलेख मतलब क्या होता है, अरे ऑप्शन ई लग गया, ई नहीं होगा आंसर। तो देखिए अभिलेख मतलब होता है क्या कि जैसे कोई सर्वोच्च न्यायालय है किसी मामले में सुनवाई करता है तो उसका वो रिकॉर्ड रखता है, यानी कि लिख करके रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसी को कहता है कि अभिलेख अधिकार किसके अधीन प्राप्त है, तो उसको अनुच्छेद 129 के अधीन क्या है, प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11 नंबर में है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। अभी तुरंत हम ऊपर में क्वेश्चन पढ़े थे ना, अरितुल्ला था ना, तो वो जो प्रधानमंत्री के मतलब राष्ट्रपति के पद पर थे वो इसी नियम के पद में इसी के अनुसार हुआ था। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों में से कोई जब नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए। यानी कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जनता के लिए या फिर कोई न्यायालय किसी विधि के प्रश्न अगर ऐसा कोई तथ्य पर अगर परामर्श देता है यानी राय विचार देता है सर्वोच्च न्यायालय, तो वो किसके पास आता है, तो वो आता है राष्ट्रपति के पास। तो ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है ये सब, तो इसलिए राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो जब यानी पील आया था, अरे भाई ये सब ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पील जब आया था ना लोकहित मुकदमा, तो उस समय यहाँ पर कौन थे, तो यहाँ पर थे PN भगवती, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए। तो देखिए अगर एडवोकेट मतलब होता है वकील, तो वकील अगर बन रहा है तो उसको 10 वर्ष तक मतलब किसी भी उच्च न्यायालय में काम करना होगा, और अगर कोई जज के पद पे है तो उसको यहाँ पे 5 साल तक काम करना होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, कम से कम उसको 10 वर्ष तक वकालत करनी पड़ेगी उच्च न्यायालय के अंदर। नेक्स्ट हमारा देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। तो यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उनको भारत के राष्ट्रपति मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं, अगर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, जैसे 33 को सिटिंग जज होते हैं और एगो मुख्य जज होते हैं ना, तो उसमें से किसी को वो हटाना होगा तो कैसे हटाएगा, तो वो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के अलावा, यानी कि जो महाभियोग आता है जैसे राज्यसभा लोकसभा, ये दोनों में हटाने संबंधी प्रस्ताव लाए जाते हैं। जब दोनों में राज्यसभा में 50 गो और लोकसभा में 100 मत मिल जाते हैं, दोनों संसद से पारित हो जाता है, तब उसके बाद क्या होता है कि उसको हटाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर में है, भारत में उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। तो ये जो है ये संसद के पास होता है। ठीक है, भारत की संसद के पास। इसमें देखिए इसी के हिसाब से जैसे 1952 में पहले क्या था, तो जब 1950 में हुआ था जब मतलब न्यायालय बना था, तो उस समय पर एक मुख्य न्यायाधीश और 7 को अन्य न्यायाधीश थे। फिर उस तरह से 10 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, इस तरह से बढ़ रहा था ना, तो वो कौन कर रहा था, वो भारत की संसद के द्वारा ही हो रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम न्यायालय को क्या है, केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायित्री क्षेत्राधिकार है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी कि प्रारंभिक
अपीलीय, परामर्श, दायित्व, चित्राधिकार, ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखिए अब 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? वही वाला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक कोई महिला नहीं आई है। और अभी जो है ना, मतलब कि सीधे न्यायाधीश बोलते हैं, तो न्यायाधीश के पद पे है, जैसे सिटिंग जज है ना उसके पद पे है, जिसमें वहीं पर अभी एक बीवी वाला पढ़े थे ना, वही। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो कितने साल के बाद जो है रिटायर होते हैं? तो वो होते हैं 65 साल। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। BN था, हाँ BA था। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में के जजों का वेतन किससे आधारित होता है, आहरित होता है? तो ये जो होता है ना, संचित कोष से होता है। यहाँ पे संचित निधि है तो संचित निधि सही है। ठीक है, संचित कोष या संचित निधि होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इस तरह से हमारा लगभग क्वेश्चन हो गया ना, 20 क्वेश्चन। तो चलिए कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो गया ना, तो ये हम थोड़ा पढ़ रहे थे तो सोचे क्यों नहीं इसको आपके लिए प्रोवाइड कर दे, जिससे कि आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मानो का कोई सवाल हो तो कमेंट वगैरह करके बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।